Inertia, the physical property by the virtue of which body opposes change in its steady state of rest or motion. दूसरी definition में, the inability of a body to change its steady state of rest or motion of its own. यानी कि ये रेस्ट में है, ये अपने आप मोशन में नहीं आएगी, ये मोशन में है, ये अपने आप रेस्ट में नहीं आएगा. आप ये कह सकते हैं कि ये लो, ये तो रेस्ट में आ गया, इसे हम आगे स्टडी करेंगे. लेकिन इनर्शिया की प्रॉपर्टी ये है कि बॉडी अपने स्टेट का अपोज करती है. मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, स्टेडी स्टेट. इसे हम आगे समझेंगे, तो बी वेरी वेरी केयरफुल. आगे के टॉपिक में ये चीज क्लियर हो जाएगी. आप स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन याद रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है. तो स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेडी स्टेट ऑफ मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझने के लिए इनर्शिया को मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लिया ये एक हिल है और आप इस बड़ी सी चट्टान को पुश करते हुए ले जा रहे हो. तो आप इसे मोशन में लाना चाह रहे हो, और यहाँ पे ना बना के इसे यहाँ पे कर लेते हैं. ये रेस्ट में था, आप इसे पुश करके आप इसे मोशन में लाना चाह रहे हो. तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि आपके टच करते ही ये भाग जाए, ये आपके लगाए हुए फोर्स का अपोज करेगा. अपनी स्टेडी स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगा. इन केस ये नीचे मूव करते हुए आ रहा है, आप इसे रोकना चाहेंगे, तो रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि अब आप इसके स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करना चाह रहे हैं, जो कि ये होने नहीं देगा. यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा. अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकता, और अगर आप इसकी स्टेट चेंज करना चाहेंगे तो ये उसका अपोज करेगा. कैसे? अगर आपके सामने कोई भारी ऑब्जेक्ट है, आपको उसे मूव कराने के लिए कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है. हल्का ऑब्जेक्ट है तभी लगाना पड़ता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है. वो जो हमें ज़्यादा या कम एफर्ट लगाना पड़ता है, वो उसके इनर्शिया की वजह से लगाना पड़ता है. इनर्शिया जस्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करने की एक एबिलिटी है, या अपने आप अपनी स्टेट को ना चेंज कर पाने की इनएबिलिटी है. एक ही जगह पर रुकने की एबिलिटी, इनर्शिया. थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझ जाएंगे जब हम किसी फिजिकल, क्योंकि इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक रिलेशन हम कह सकते हैं कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. किसी बॉडी का इनर्शिया, अब जैसे ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, इसकी जगह अगर एक छोटा सा स्टोन होता तो उसे मोशन में लाना आसान होता, हालांकि अपोज वो भी करता, और वो मूव कर रहा होता तो उसे रेस्ट में लाना भी आसान होता. लेकिन ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट मोशन में लाना भी मुश्किल, और रेस्ट में लाना भी मुश्किल. तो ये प्रॉपर्टी हुई इनर्शिया. इसे रिप्रेजेंट करता है मास. कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, ये प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल मीन्स मास बढ़ेगा तो उसका इनर्शिया भी बढ़ेगा. और खुद भी सोच सकते हैं, ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट होता है तो हमारे एक्सटर्नल एफर्ट्स का ज्यादा अपोज करता है. नेक्स्ट, मोमेंटम. मोमेंट वर्ड इसमें आ रहा है, पर इसका मोमेंट वर्ड से कोई मीनिंग नहीं है. ये एक ऐसा टर्म फिजिक्स में लिया जाता है जिसे आप प्रैक्टिकली देख नहीं सकते. इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके थ्रू फर्दर कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं, लेकिन इंडिविजुअल मोमेंटम का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है कि मैं आपको कहूं कि इस बॉडी में मोमेंटम है. उसके दूसरे दूसरे मीनिंग निकल सकते हैं. तो एक पल के लिए मोमेंटम एक मीनिंगलेस सी क्वांटिटी लगती है, बट इट इज रियली रियली हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और भी बहुत कुछ. पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जो कि बड़ी डिसहार्टनिंग है, बड़ी अजीब सी डेफिनेशन है. Alright, the product of mass and velocity of a moving object is called its momentum. Product, multiplication product. P equal to mv. ओके, ये चीज है क्या? पहले थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं. जो P है,
इसकी ऐसा यूनिट, मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम, और सेकंड्स में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। बट फिजिकली मोमेंटम क्या है? इससे बेटर हम ये समझते हैं कि मोमेंटम की जरूरत क्या है। ये दोनों पेन, ये पेन और पेन का कैप आपको दिख रहा है। मैं एक फोर्स इस पेन पे एक्ट करता हूं। आपने पेन को जाते हुए देखा, और उतना ही फोर्स इसके कैप पे एक्ट करता हूं। खैर, दोनों पे आपको खास डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि दोनों ही काफी हल्के थे, पर फोर्स दोनों पे सेम लगा। अब थोड़े से हैवी ऑब्जेक्ट पे, ज्यादा मास के ऑब्जेक्ट पे वही फोर्स अप्लाई करके देखते हैं। तो यहां पे आपको एक चीज पता चली कि जब हमने पेन पे फोर्स लगाया और पेन के कैप पे फोर्स लगाया, पेन थोड़ी स्पीड से गई, कैप बहुत ज्यादा स्पीड से गया, लेकिन रिमोट कंट्रोल, जो इन दोनों के कंपैरिजन में काफी हैवी है, काफी ज्यादा मास रखता है, वो उतनी स्पीड से नहीं गया। इसका क्लियरली मीनिंग ये निकलता है कि मोमेंटम की हमें जरूरत इसलिए है फोर्स के इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए। अगर एक ही फोर्स दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए, एक कम मास का, एक ज्यादा मास का, तो जो कम मास का ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जो ज्यादा मास का ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। दोनों के मोमेंटम, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये और भी चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल हम फोर्स के इम्पैक्ट के थ्रू इतना तो समझ सकते हैं। अब यही मोमेंटम, अब मान के चलिए दो बॉल्स आपकी तरफ आ रही हैं, एक क्रिकेट बॉल और दूसरी अ, एक हल्की प्लास्टिक की बॉल, और दोनों एक ही स्पीड से आ रही हैं। तो अंडरस्टैंडेबली क्रिकेट की बॉल को कैच करने में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट का असर पड़ेगा, बजाय कि हल्की प्लास्टिक की बॉल को कैच करने में। तो सिर्फ मास से बात नहीं होगी। मास अगर सिर्फ वेलोसिटी से बात नहीं होगी। दो चीज़ों की वेलोसिटी अगर सेम है, ये मान लिया आयरन की है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये प्लास्टिक की है। यहाँ पे ये मत समझिए कि मैं क्रिकेट बॉल को आयरन की बोल रहा हूँ। अब दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है, लेकिन आयरन बॉल, तो इसमें अभी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है कि किसे हम कैच कर सकते हैं, किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लेट अस सपोज आयरन बॉल 10 ग्राम की है और ये प्लास्टिक बॉल 100 ग्राम की है। तो प्लास्टिक, काफी रिजिड प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ, बुलेट प्रूफ प्लास्टिक की बात कर रहा हूँ। तो आयरन की बॉल से का इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जितना प्लास्टिक की बॉल का होगा। हाँ, अगर स्पीड और भी ग्रेटर हो जाती है तब तो आयरन, क्योंकि वो रिजिडनेस होती है उसके अंदर, टफनेस होती है, इसलिए वो थोड़ा सा नुकसान करेगा। लेकिन लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें, दोनों को कंपेयर करें, तो सिर्फ हम इसकी वेलोसिटी के बेसिस पे ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा खतरनाक है। ज़्यादा मास ज़्यादा वेलोसिटी, तो उसका असर ज़्यादा होगा। इन द काउंटर पार्ट एक और चीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट, मैं इनका किसी मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। पहला ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। पहले ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास 0.1 kg है। अब किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा? जिसका मोमेंटम ज्यादा है।
इस तरीके से मोमेंटम प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ बताया जाए, क्योंकि कुछ बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन है, मास टाइम्स वेलोसिटी या बॉडी का मोशन इंक्लूडिंग मास, इस तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की नाकामयाब कोशिशें की गई हैं, बट प्रैक्टिकली आपको मोमेंटम नहीं दिखाया जा सकता। इन शॉर्ट, एक तरीका है जिसमें आप इसको महसूस कर सकते हैं और उसे कह सकते हैं हम झोंका। एक आपको अपने अंदर अगर एक किसी चीज को से हिट होते हुए या खुद जंप करते हुए एक झोंका सा महसूस होता है अपनी बॉडी में, दैट इज मोमेंटम। अदर देन दैट आपको मोमेंटम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिख सकता। सिंपली हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं और फर्दर उसका यूज करके फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंटम, किसी भी बॉडी का मोमेंटम निकालने के लिए आप उसकी वेलोसिटी के साथ उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक कार है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूँ। इसका मास थोड़ा रियलिस्टिक कर देते हैं, 1500 kg है और इसकी वेलोसिटी ये अभी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। आपको इसका मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम फाइंड करके कमेंट में आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट कम्स टू नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स। फोर्स, अगर मैं रैंचो की बात कहूँ, 3 इडियट्स वाला, तो वो बोलेगा अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। पर अगर मैं चतुर की बात कहूँ तो वो बोलेगा फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज विच हैज द टेंडेंसी टू एक्सेलरेट और रिटार्ड और डिफॉर्म अ बॉडी ऑन विच इट इज अप्लाइड। कौन सी डेफिनेशन सही है? किस में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे? वेल, दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन फोर्स के बारे में हमारे आइडिया को थोड़ा ज्यादा ब्रॉड करता है। फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, एक पुश और पुल तो है, बट फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है जिसके अंदर टेंडेंसी है एक्सेलरेट, यानी कि बॉडी की स्पीड को बढ़ा देना, या रिटार्ड, उसकी स्पीड को घटा देना, और डिफॉर्म अ बॉडी या डिफॉर्मेशन लाना। यहाँ पे मैंने वर्ड टेंडेंसी यूज किया है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो एक्सेलरेट करेगा ही करेगा, या रिटार्ड करेगा ही करेगा, या डिफॉर्म करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अंदर टेंडेंसी होती है। मान के चलिए आप किसी चीज को प्रेस कर रहे हैं, ये मेरे सामने एक मैच बॉक्स है, आप इसे प्रेस कर रहे हैं तो ये डिफॉर्म हो रहा है, ये पिचक रहा है, ऑलराइट। बट वंस अगेन, ये रिमोट कंट्रोल, अगर मैं इसे प्रेस करना चाहूं, ये प्रेस नहीं हो रहा है, पर टेंडेंसी तो है। अगर मैं कोई बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी इसे प्रेस करेगा तो हम यही कहेंगे कि अरे तोड़ मत देना, टेंडेंसी तो है। दूसरी चीज, ये पेन है, मैं इसे फोर्स लगा के मैंने इसे एक्सेलरेट कर दिया, गिर गया, या ये आ रहा था और मैंने इसे रोक के रिटार्ड कर दिया, ये तो मैंने कर दिया। लेकिन अगर मैं दीवार को फोर्स लगाऊं तो दीवार तो एक्सेलरेट नहीं होगी, पर टेंडेंसी तो है। मान के चलिए वो दीवार बहुत नाजुक है, हिल रही है, तो हो सकता है मेरे धक्का लगाने से वो गिर जाए। नहीं है तो उसमें टेंडेंसी तो है, ऑलराइट। इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। वेल, इसके कई फॉर्मूले निकलते हैं और मैं एक एक करके आपको सारे बता देता हूं। स्टार्ट करते हैं F इक्वल टू एम ए से। फादर इक्वल टू माँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ फरवरी, मार्च, अप्रैल कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इतने लंबी क्वांटिटी को खाली न्यूटन भी कह देते हैं। ये भी वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ऑलराइट, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। फ्यू अदर फॉर्मूले। अच्छा, इसकी बहुत सारी और भी यूनिट्स हैं, सीजीएस यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, हम उन पे अभी नहीं जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ आपको इसके और फॉर्मूले बता देता हूँ।
एक्सेलरेशन के हम कितने फॉर्मूले जानते हैं, इस पे बात करते हैं। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, और एक फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये तो हम सब जानते हैं, ये कहां से आया, इसका पता कीजिए। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम इनका यूज करेंगे। और अब हम लिखेंगे फोर्स का एक फॉर्मूला m v माइनस यू अपॉन टी। मैं यहां पे थोड़ा गैप छोड़ रहा हूं फॉर सम पर्पस। एक और फॉर्मूला m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। देखिए कितने सारे फॉर्मूले बन गए। वेल ये ऐसा नहीं है कि एडिशनल फॉर्मूले हैं, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि आपको कभी ये याद रखना कभी ये कभी ये याद रखिए कि F इक्वल टू एम ए होता है, और ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, ऐसे करके आप ए निकाल सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के आएंगे, यहां से ए निकालो, उसे इसमें रखो, बेसिकली इसे याद रखो। पर यहां पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम वी फाइनल मोमेंटम, पी सबस्क्रिप्ट एफ माइनस एम यू, स्टूडेंट थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया यहाँ, इसे मैं नीचे अलग से भी लिख दूंगा, मुझे लगा मैं स्पेस मैनेज कर लूंगा। इसे सेपरेटली लिख लेते हैं, अब इन सबको लिख लेते हैं। एक हो गया हमारे पास F इक्वल टू एन ए, एक और हो गया हमारे पास एम वी माइनस यू अपॉन टी, एक और हो गया हमारे पास एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, एक और हो गया हमारे पास पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसे हम डेल्टा टी भी कह देते हैं, कई बार अपॉन में डेल्टा टी लिखते हैं, कोई बात नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है उसके पीछे। और तो और एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। इतने सारे फॉर्मूले अब तक, इससे आगे भी है। फोर्स वेट, ऑब्जेक्ट का वेट, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक ऑफन मैं इनसे रिलेटेड टर्म्स में देता रहता हूं। तो जो वेट है वो भी एक तरह का फोर्स है। वेट लोग इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसे F से ही रिप्रेजेंट करता हूं, और सब स्क्रिप्ट में उसके G लिखता हूं, इक्वल टू mg। जैसे F इक्वल टू ma, वैसे F इक्वल टू mg। इस बॉडी का मास और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वेट हो गया। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके मास और वेट का कंफ्यूजन रिजॉल्व कर लीजिए। दैट्स इट, इसमें आई हैव नथिंग मोर टू से। तो ये हो गया फोर्स के सारे फॉर्मूले। फोर्स की यूनिट्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, अभी हम उसकी सीजीएस यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट्स पे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगला टॉपिक इंपल्स। इंपल्स बायो में भी होता है, यहां पे हम उस इंपल्स की बात नहीं करेंगे। फिजिकल इंपल्स, इंपल्स ये मानिए कि जैसे क्रिकेटर जब जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। इसी तरीके से जब हम हैमर से किसी स्टोन को, आयरन नील को हिट करते हैं, उसका इम्पैक्ट भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। तो ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन के जो कोलिजन्स होते हैं, उनमें जो फोर्स अप्लाई होता है वो, उसकी वैल्यू मेजर कर पाना मुश्किल होता है। वो फोर्स कभी घटता है कभी बढ़ता है, उसे कई बार ऐसे ग्राफ से शो करते हैं।
टाइम के साथ अभी जीरो था, यहाँ पे मान के चलते हैं ये बैट है और ये बॉल है। ये बॉल आई, थोड़ा और क्लोज, बॉल ने बैट को हिट किया, थोड़ी देर कांटेक्ट में रही और फिर वापस चली गई। जब उसने बॉल को टच किया था F0 था, फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ा फोर्स बढ़ा, और फिर जैसे जैसे रिलीज हुआ फोर्स घटा। ये कैसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म हो। ये नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है कि टक्कर के समय वो अलग ढंग से एक्ट कर रहा था और रिलीज होते समय वो अलग ढंग से एक्ट कर रहा था। तो ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन था, इस पे फोर्स और टाइम का जो मल्टीप्लाई है उसे हम इम्पल्स कहते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन ऐसे लिखा नहीं रहा हूं, स्पेस कम है। व्हेन अ फोर्स acts for a very short duration and produces large change in momentum, then the product of force and that short time interval up to which it is acted on the system or body is called impulse. यानी कि जब कोई फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है और लगने के बाद उसमें लार्ज मोमेंटम का चेंज प्रोड्यूस कर देता है, तो उस फोर्स के और उस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के मल्टीप्लीकेशन को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। कई बार इसे F इंटू डेल्टा टी भी लिखते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसे। फोर्स हमें पता है ma होता है और ये भी होता है, ma से ही आगे निकल रहा है वो, मैं डायरेक्टली ये वैल्यू रख रहा हूं इंटू टी। थोड़ा सा डेकोरम में चलेंगे तो आप F को डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अल्टीमेटली इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल भी है और इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी है, फोर्स का इम्पैक्ट। यानी कि जब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई फोर्स एक्ट करता है तो हम उस फोर्स को अगर मेजर नहीं भी कर पाए तो वहां पे हम चेंज इन मोमेंटम को मेजर करते हैं, उस इम्पल्स को, उस जो शॉर्ट ड्यूरेशन में फोर्स लगा है उसे स्टडी करने के लिए। तो आई इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स की यूनिट क्या हुई, एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड। एक और चीज देखिए, इम्पल्स अल्टीमेटली है तो मोमेंटम ही, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम की यूनिट थी केजी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब न्यूटन सेकंड और केजी मीटर पर सेकंड एक ही चीज है। और यहां पे आके देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं इसे सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक सेकंड कैंसिल हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूं, उससे पहले मुझे फोर्स की सीजीएस यूनिट के बारे में बात करनी पड़ेगी। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम डाइन कहते हैं, डायन मत समझिएगा, डाइन। और वैसे ही यहां पे हो जाएगा डाइन सेकंड या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सब बेसिक्स थे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को समझने के लिए, और ये कुछ बेसिक टर्म्स थे। तो हियर आर सम क्वेश्चन, सिंपली कंप्यूटेशनल क्वेश्चन है, कोई रीजनिंग टाइप या कोई और ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कंपैरिजन वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। आगे मैं कुछ कंपैरिजन टाइप और कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, तो इन्हें सॉल्व करके मुझे आप इनके फाइनल आंसर
कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, और या फिर मैं अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे इनके सॉल्यूशन ईमेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगला वीडियो सिर्फ फोर्स की डिफरेंट यूनिट्स और उनके इंटर रिलेशंस के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, और उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।